हेलो गाइस, अब स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डिजिटल दारू में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के बारे में। दोस्तों जिनको नहीं पता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है उनको मैं बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग का जो मैथमेटिक्स पार्ट है ना, जो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, उसे मैं ना बहुत ज़्यादा ईजी वे में समझा रहा हूँ। तो यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो आपको आई बटन में एक लिंक मिलेगा, ठीक है, आप उसे क्लिक कर देना। आपको ना सारी की सारी जितनी भी मैथमेटिक पार्ट है उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसे जाकर फॉलो कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के बारे में, ठीक है। ये सब कुछ क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा, आपने करना बस इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, क्योंकि ना आज मैं जो भी आपको समझाऊंगा ये ना स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसे ध्यान से सुनना ताकि आपको ना हर एक चीज़ ईजिली समझ लग जाए। बाकी ना मैं बहुत ज़्यादा ईजी वे में आपको समझाऊंगा, आपको हर एक चीज़ समझ लग जाएगी, बस आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखना है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता क्या है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास ना एक पिक्चर है, ठीक है। पिक्चर के लेफ्ट साइड जो आपको दिख रहा है ये हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यदि हम इन डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइज कर दें तो वो हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एज सिंपल एज इट शो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, वैसे मेरे ख्याल से आपको ग्राफ से ही पता लग गया होगा कि आपको यहाँ पर ना पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। बट हमने क्या किया, उसे स्टैंडर्डाइज करके उसे 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, ठीक है। हमने क्या किया, जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी उसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो से ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसे हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कैसे करना है, वो मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का मेन मोटिव क्या होता है कि मीन की वैल्यू 0 कर दो और जो सी स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू है उसे 1 कर दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ना फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, ठीक है। मतलब कि हम x की वैल्यूज को यहाँ पर पुट आउट करते जाएंगे, ठीक है। उसकी जितना भी मीन होगा, मतलब कि जो हमारे पास ये वाला डाटा सेट है ना, इसका जो भी मीन होगा हमने क्या करना है, उसे यहाँ पर पुट आउट कर देना और उसकी जो भी वेरिएंस की वैल्यू होगी या फिर स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू होगी उसे आपने यहाँ पर पुट आउट कर देना है, ठीक है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, जो आपकी z की वैल्यूज आएंगी वो कौन सी होगी, हमारी स्टैंडर्ड डिवीजन वाली वैल्यूज या फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट वाली वैल्यूज। दोस्तों अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। कि दोस्तों जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो सा हमारा गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हम ना डायरेक्टली ग्राफ से बता सकते हैं कि कितने पॉइंट कितने रेंज में लाई करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो 68% जो से पॉइंट्स है वो किस रेंज में लाई करते हैं, इसके बारे में मैंने ना पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो यदि आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप ना मेरी पहले वाली वीडियो देख लेना, ताकि आपको इसके बारे में हर एक चीज समझ लग जाए। बाकी मैंने जो सा 68, 95 एंड 99.7 रूल है इसे भी मैंने इसी सीरीज में सारा कवर किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत डिटेल में, वो भी बहुत ज्यादा इजी वे में, ठीक है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड CLT के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसे ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास ना एक ना ग्राफ है, मतलब कि आपके सामने ये आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, वो किसी तरह का भी कोई भी ग्राफ हो सकता है। जैसे आपको यहाँ पर ना एक ना स्क्यूड ग्राफ दिख रहा होगा, स्क्यूड के बारे में भी मैंने पहले बात की थी, ठीक है। तो आप उसे भी चेकआउट कर लेना, ठीक है, मैं बार बार नहीं कहना चाहता, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या है कि हम क्या चाहते हैं, जो सा ये हमारा स्क्यूड ग्राफ है ना, मैं इसे ना गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि हमें पता है हमारे पास जो सा पिछला रूल था 68, 95 एंड 99.7 रूल, ठीक है। यदि मैं जो सा ग्राफ है उसे गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं तो मैं ना उस पर ये वाला रूल अप्लाई कर सकता हूं और ना मैं उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं और मुझे काफी कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव है कि जो हमारे पास ग्राफ है ना उसे मैंने कन्वर्ट करना है गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफ में, ठीक है। उसे कैसे करना है वो मैं आपको आगे बता देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारे पास डाटा पॉइंट प्रेजेंट होंगे, मतलब कि जो हमारे पास x जो डाटा पॉइंट्स है, हमने क्या करना है, जो वो हमारे पास डाटा सेट प्रेजेंट है ना उनमें से हमने क्या करना है, रैंडमली कोई भी 30 पॉइंट्स ले लेने हैं और उनको सैंपल 1 का नाम दे देना है, ठीक है। इसी तरह हमने क्या करना है, सैंपल 2 बना देना है, सैंपल 3 बना देना और इसी तरह सैंपल m हमने बना लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई भी m सैंपल्स बना लिया, आप जितने मर्जी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने m सैंपल्स बना ली,
जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो से ये वाले सैंपल्स है ये एक दूसरे के डिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं कि ये ना एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब कि हो सकता है कि कोई पॉइंट फर्स्ट सैंपल में प्रेजेंट था वो सेकंड में भी प्रेजेंट है और थर्ड में भी प्रेजेंट है, ऐसा पॉसिबल है। बट हमने क्या करना है, कोशिश करनी है कि उसे रैंडमली चूज करना है। ठीक है, और जो सी हमारी चूज की वैल्यू होगी ना, मतलब कि जितने पॉइंट्स हमने चूज करने हैं वो 30 होंगे। ठीक है, ये 30 क्यों है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब आपने सैंपल्स को निकाल लिया आपने क्या करना है, उन सभी सैंपल्स मतलब कि वो जो से 30 सैंपल्स हैं उनका आपने मीन निकाल लेना है। इसी तरह आपके पास ना टोटल SM सैंपल्स आ जाएंगे, मीन सैंपल्स आ जाएंगे। ठीक है, इनका क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो दोस्तों जो हमने यहाँ पर मीन निकाला है ना, तो हम क्या करेंगे, इन सभी मीन को ना ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे। जब आप इसे ना ग्राफ पर प्लॉट करोगे ना तो वो ना गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि हमने n की वैल्यू को 30 क्यों लिया था। एक्चुअली दोस्तों ये ना एक ना रूल है कि यदि आप ना सैंपल साइज को 30 या 30 से ज्यादा लोगे ना तभी वो गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसीलिए हमने n की वैल्यू को 30 लिया था। इस तरह आप क्या कर सकते हो, किसी भी जो सा हमारे पास डाटा सेट प्रेजेंट है उसे आप गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हो। इससे ये दोस्तों, और मैं आपको एक और चीज समझा दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, सिंपली जो मीन निकले हैं ना उनको, जो से वो वाले मीन निकले हैं ना वो गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी हमारे पास पॉइंट्स प्रेजेंट थे वो गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं CLT के बारे में। ठीक है, CLT का मतलब होता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसका ना पहला रूल ये होता है कि जो से आपके पास डाटा सेट प्रेजेंट होगा, जैसे कि हमारे पास X डाटा सेट है, ठीक है, उसका जो सा मीन है और जो सा स्टैंडर्ड डेविएशन है ना वो फाइनाइट हो। ठीक है, वैसे इनफाइनाइट भी होते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, आगे कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अकॉर्डिंगली कि यदि आप XI का मतलब कि जो आपने अभी X सैंपल्स लिए थे यदि आप उनका ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो उसके जो सा मीन होगा ना वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा जो हमारा ओरिजिनल डाटा सेट था। मतलब कि जो हमने मीन का ग्राफ बनाया है उसका जो भी मीन होगा वो इक्वल होगा या फिर अप्रॉक्सीमेटली सेम होगा ओरिजिनल डाटा के मीन के। ठीक है, या फिर मतलब कि नजदीक ही होगा उसकी वैल्यू। ठीक है, और जो से उसकी वेरिएंस की वैल्यू है ना वो वेरिएंस की वैल्यू होगी वेरिएंस डिवाइडेड बाय n। n क्या है वो मैंने आपको पहले बता दिया था, और मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि जो सी n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 होगी। ठीक है, ये किसके रूल्स हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। दोस्तों मुझे उम्मीद आपको पता लग गया होगा कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और जो सा सेंट्रल लिमिट थ्योरम है ये क्यों यूज करते हैं और इसका क्या फायदा है। ठीक है, यदि आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर दे दूंगा। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो सा भी मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग वाले कॉन्सेप्ट्स है ना उसे ही मैं कवर करता हूँ, और आने वाली वीडियोज में मैं बहुत ज्यादा अमेजिंग प्रोजेक्ट्स को भी लेकर आऊंगा। बस मैं एक बार हमारा जो सा मशीन लर्निंग एंड जो सा डीप लर्निंग वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो जाए, मैं साथ के साथ सोच रहा हूँ कि हमारे जो से प्रोजेक्ट्स है वो लाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हो ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों जो सी वीडियो वो भी लंबी हो गई है तो मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाओ, तो आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं ताकि आप ना जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे से पूछ सके और मैं भी आपके जो से क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो भी दे सकूं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।